नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 17वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। उसी तेजी से वे कॉलेज की पुलिया तक आए और एक लड़के से पूछने लगे, मारपीट तो नहीं हुई? लड़के ने कहा, कैसी मारपीट? हम लोग तो प्रिंसिपल साहब के दल में हैं, अहिंसावादी हैं। बलराम सिंह ने मूंछों पर ताव दिया। मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग भी कम नहीं हो। हाथ में हॉकी डंडे लिए घूम रहे हो और महात्मा गांधी जी की औलाद बने हो। लड़के ने कहा, महात्मा गांधी जी भी लाठी लेकर चलते थे, हम तो निहत्थे हैं। वह तो हॉकी की स्टिक है। हंसते, इससे तो साला गेंद तक नहीं मरता, आदमी क्या मरेगा। प्रिंसिपल साहब फिर बाहर आ गए। उन्होंने कहा, चलिए मेंबर साहब अंदर चलिए, कोरम हो गया, मीटिंग शुरू होने वाली है। बलराम सिंह ने साफे के छोर से पसीना पोंछा और कहने लगे, किसी चेले से कह दीजिए घोड़े को दाना पानी पहुंचा दे, हमें अंदर की मीटिंग से क्या लेना, अपना कोरम तो यहीं बंधा है। प्रिंसिपल ने खुश होकर सिर हिलाया। बलराम सिंह ने कुर्ते की जेब को मुट्ठी में पकड़कर कहा, यकीन न हो तो इसे छूकर देख लीजिए, जेब तनी हुई है, यही सच्चा कोरम है। प्रिंसिपल ने बिना छुए ही कहा, समझ लीजिए कि छू लिया, भला आपकी बात खाली हो सकती है। बलराम सिंह बोले, असली विलायती चीज़ है, 6 गोली वाली, देसी कारतूसी तमंचा नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाए। ठाए ठाए शुरू कर देगा तो रामाधीन गुट के 6 मेंबर गौरैया की तरह लौट जाएंगे। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने। प्रिंसिपल ने इस तरह कहा जैसे सच्ची कविता जिसका नाम है वही उन्हें बलराम सिंह के मुंह से सुनने को मिली। चलते चलते बोले, मैं अंदर मीटिंग में चलता हूँ, बाहर की आप संभालिएगा। फिर प्रार्थना पूर्वक महात्मा विदुर की वाणी में बोले, शांति से काम लीजिएगा। बलराम सिंह ने फिर मूंछों पर ताव दिया, अब सब शांति ही है, यहाँ 50-50 शांति जांग के नीचे पड़ी हैं। प्रिंसिपल साहब चले गए। बलराम सिंह पुलिया पर बैठ गए। थोड़ी देर में तंबाकू की पीक पिचिर पिचिर करके थूकते रहे। फिर पास वाले उस लड़के से जिसने अपने को महात्मा गांधी से बड़ा अहिंसावादी बताया, बोले, जरा बेटा कॉलेज की परिक्रमा करके देख आओ, हमारे आदमी ठीक से नाकाबंदी किए हैं कि नहीं, और रमेशरा से कह देना कि साला किसी से भिड़ ना जाए, जो समझाने से ना माने तो उसे इधर फाटक पर भेज दे। लड़का उस बॉय स्काउट की तरह जिसकी कामयाबी पर किसी युद्ध में देश की विजय निर्भर है, हाल चाल लेने के लिए चल दिया। आसपास टहलने वाले लड़कों की चहल पहल बढ़ गई। बलराम सिंह ने कहा, जरा और लंबा खींच कर लो बेटा, लोगों और बेफिक्र रहो। मैं यहाँ पुलिस पर जब तक मौजूद हूँ, दुश्मन नज़दीक ना आएगा। दिन के 3 बज गए थे। सड़क पर ट्रकें बैलगाड़ियाँ निकल रही थीं। बलराम सिंह पुलिया पर पालथी मारकर बैठ गए और स्वप्निल निगाहों से उन्हीं का आना जाना देखते रहे। एक बार घोड़ा ही नहीं आया तो उन्होंने ललकार कर कहा, शाबाश मेरे चेतक, सब्र कर, वक्त से दाना पानी मिलेगा। चेतक ने सब्र कर लिया और इसके सबूत में धारावाहिक रूप से पानी गिराना शुरू कर दिया। कुछ लड़के उसके पास गोल दायरा बनाकर घोड़े पर इस कार्यवाही के पहले की और बाद की प्रतिक्रिया को देखते रहे, आपस में घनिष्ठ तरीके से मजाक करते रहे। तो उनका एक शहजादा था, नवाब साहब का। हाँ, वही किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार वह बेचारा बीमार पड़ गया, बुखार था। पेज ज़्यादा पलट गया। प्रतिक्रिया को देखते रहे और आपस में घनिष्ठ तरीके से मजाक करते रहे। अचानक एक ट्रक कॉलेज के सामने सड़क पर खड़ा हो गया। एक आदमी साफ कुर्ता धोती और टोपी छड़ी से लैस कूद कर नीचे उतरा और तेजी से कॉलेज की तरफ बढ़ा। लड़के ट्रक का रुकना देखते ही दूर दूर से दौड़ते हुए पुलिया के पास आने लगे। बलराम सिंह ने उसे टोक कर कहा, पाए लागी पंडित। आदमी ओंठों में ही कुछ बुदबुदाया और फाटक की ओर बढ़ा। बलराम सिंह ने कहा, पंडित जरा धीरे चलो, तुम्हें कोई पिछुआए नहीं है। पंडित झेंप कर हंसे, बोले, मीटिंग शुरू हो गई ना। बलराम सिंह खड़े हो गए, धीरे से पंडित के पास आए। लड़के गोल बांध कर नज़दीक आ गए। उन्होंने डपट कर कहा, भाग जाओ बेटा, लोगों दूर जाकर खाओ खेलो। फिर उस आदमी से सटकर बोले, पंडित मीटिंग में तुम्हारी हाजिरी हो गई, अब लौट जाओ।
पंडित ने कुछ कहना चाहा, तब तक वे उससे और सट गए और बोले, कुछ समझ कर कह रहा हूँ, लौट जाओ। पंडित को अपनी जान में कुछ कड़ा कड़ा सा अड़ता हुआ जान पड़ा। उन्होंने बलराम सिंह के कुर्ते की जेब पर निगाह डाली। अचकचाकर वे 2 कदम पीछे हट गए। विदाई देते हुए बलराम सिंह ने फिर कहा, पंडित पाए लागी। वह आदमी चुपचाप वापस लौट पड़ा। सड़क पर कोई सवारी न थी, ट्रक चला गया था। वह तेजी से पैदल ही एक ओर को लपक गया। एक लड़के ने कहा, कहाँ गए? बलराम बोले, पंडित बहुत समझदार है, समझ गए। समझ तो गए, पर इस तरह भागने की क्या बात थी? एक विद्यार्थी ने सवाल किया। बलराम सिंह बोले, अभी लौंडे हो बेटा, ऐसे मौके पर समझदारी से ही आदमी काम करता है, आदमी ऐसी ही चाल चलता है। एक विद्यार्थी घोड़े को दाना पानी देने लगा। घोड़ा फिर ही निनाया। बलराम सिंह ने इस बार डपट दिया, चुप बेचेतक। वह स्काउट लौट आया था। घोड़े से बात करने की लपेट में ही उन्होंने पूछा उससे, क्यों वे, क्या खबर है? स्काउट घबरा गया। घबराए हुए औसत दर्जे के विद्यार्थी की तरह दांत निकाल कर बोला, हाँ ठाकुर साहब, सब ठीक ठाक है। कितने आदमी आए थे? 5। सब समझ गए कि किसी ने नासमझी की? सब समझ गए। लड़के की हिम्मत लौट आई थी। दूर जाते हुए पंडित की तरफ इशारा करके उसने कहा, उन्हीं की तरफ सड़ फड़ करते सब वापस चले गए। लड़के भी खुलकर हंसे। बलराम सिंह ने कहा, समझदार की मौत है। कॉलेज में जय जयकार हुई। किसी ने कहा, बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय बोलने के मामले में हिंदुस्तानी का भला कोई मुकाबला कर सकता है? बात सियावर रामचंद्र से शुरू हुई और पवन सुत हनुमान की जय। फिर न जाने कैसे वह जय सटाक से महात्मा गांधी पर टूटी। बोलो महात्मा गांधी की जय। फिर तो हरी झंडी दिख गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। एक एक जय प्रदेशीय नेताओं को, एक एक जय जिले के नेताओं को, और फिर असली जय, बोलो वैद्य महाराज की जय। बर्छी से बिंधे हुए सुअर की तरह चिचियाते हुए प्रिंसिपल इमारत के बाहर निकले। उन्होंने ही चीख कर कहा, बोलो वैद्य राज महाराज की जय। जय बोलने के लिए अगली पीढ़ी फाटक के बाहर खड़ी ही थी। मेला जैसा लग गया। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ को समझाने लगे, चलिए वैद्य महाराज। फिर सर्वसम्मति से मैनेजर चुने गए। अब देखिएगा कॉलेज कैसी तरक्की करता है। धकाधक 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 तूफान मेल जैसा चलेगा। वे जोश में थे। उनका चेहरा लाल हो रहा था। छोटे पहलवान ने कहा, ये प्रिंसिपल, ज़्यादा ना भड़बड़ाओ, एक बात मेरी भी समझ लो। ये लौंडे जो हाथ में हॉकी का डंडा लिए घूम रहे हैं ना, इन्हें एक एक गेंद भी थमा दो और कहो कि कुछ निशानेबाजी का काम सीख लें। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो गेंद पर डंडा मार ले। सब धूल में सांप जैसा पीटा करते हैं। जरूर मेंबर साहब, जरूर। खेल का भी प्रबंध होगा। हम झंझट से पार लगे। छोटे पहलवान ने कहा, पार तो लग गए, पर हम अपनी बात कह लें। हामी तो तुम हर बात पर भर देते हो, पर तुम्हारे उखाड़े खेत से मूली तक नहीं उखड़ती। यही खेल कूद की बात है। लौंडे बस हॉकी का डंडा पर भर ताने घूमते हैं। आज ही ज़रूरत पड़ जाती तो हवा में घुमाते रह जाते। मारते किसी की पीठ पर तो लगता अपने ही घुटने में। मौके पर निशानेबाजी ठीक होनी चाहिए। वैद्य जी ने पीछे से कहा, खेल कूद का भी महत्व है प्रिंसिपल साहब, छोटे की बात अनुचित नहीं है। हे प्रिंसिपल ने पहलवान के शरीर को प्रेमिका की निगाह से देखते हुए कहा, पहलवान है कि हंसी ठट्ठा, ये भी भला कोई अनुचित बात करेंगे? बहुत पुरानी बात है। एक नवाब साहब थे, उनका एक शहजादा था। तुम लोग बात कर रहे थे पंचायत अदालत की, उसी पर मुझे ये किस्सा याद आ गया। अच्छा किया जो छोटे पहलवान ने सरपंच को वहीं ललकार दिया। पंचायत अदालत का ये न्याय छोटे लाल जैसे आदमियों के लिए नहीं है। वे बड़े आदमी हैं, इतने बड़े पहलवान, हमारी कॉलेज कमेटी के मेंबर। वहाँ का न्याय तो देहाती हूसों के लिए है। कौड़िल्ला छाप न्याय। हे कौड़िल्ला जानते हो, बंजर में उगाता है। गर्मियों में देखा होगा तुमने, सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। पर तुम शहरी आदमी हो, तुमने कहाँ देखा होगा। तो ये पंचायत अदालतें जो हैं, वह सभी कौड़िल्ला छाप न्याय करती हैं। और ये सरपंच सबको ऐसी ही अंड वंड बातें बकतेता है। इस पर आ गया छोटे पहलवान की लपेट में। इस बार आ गया छोटे पहलवान की लपेट में। उसी में बेटा ढेर हो गए। शेर को सवा शेर मिल गया। कुशहर प्रसाद को मैंने पहले ही समझाया था कि पंचायती अदालत में मत जाओ, पर वे नहीं माने। अब बात समझ में आई। जब सरपंच ने 4 कच्ची पक्की सुनाई तब दुरुस्त हो गए। छोटे लाल जी
से वहीं सुलह कर ली। ठीक भी है, बाप बेटे में लड़ाई कैसी। तो उनका एक शहजादा था। आइए किस्से पर आते हैं। नवाब साहब का, हाँ हाँ वही किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार वह बेचारा बीमार पड़ गया। बुखार था पर ठीक न होता था। महीनों चला। बड़ी बड़ी कीमती दवाई दी गई। सभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर परेशान। करोड़ों रुपया नाली के रास्ते बह गया। पर शहजादा जैसे का तैसा रहा। नवाब साहब सिर पीटने लगे। चारों तरफ उन्होंने ऐलान कराया कि कोई आधी रियासत ले ले, शहजादी से शादी कर ले, पर किसी तरह शहजादे को चंगा कर दे। तब बड़ी बड़ी दूर से हकीम लोग आने लगे। बड़ी बड़ी कोशिशें की पर शहजादे ने आंख न खोली। अंत में एक बुजुर्ग हकीम आए। शहजादे को देखकर बोले, जहाँ पनाह, आधी रियासत और शहजादी देने से काम न चलेगा। मुझे इस ऐशो आराम की ज़रूरत भी नहीं। मेरी तो बस एक दरख्वास्त मान ली जाए और शहजादे को चंगा कर देने का जिम्मा हमारा। दरख्वास्त पेश करने के लिए तखलिया चाहिए। जब सब दरबारी भगा दिए गए तो हकीम ने कहा, बंदा परवर, अब बेगम साहिबा मेरे सामने आकर बात करें और उनसे जो पूछा जाए उसका वे सही सही जवाब दें। नवाब साहब भी वहाँ से हट गए। बेगम साहिबा हकीम के सामने पेश की गई। हकीम ने बड़ी कड़ी निगाह से उनकी ओर देखा और कहा, देखिए बेगम साहिबा, अगर शहजादे की जान प्यारी है तो साफ साफ बताइए, ये शहजादा किसका लड़का है, किसके नुत्फे से पैदा हुआ। बेगम साहिबा आंसू बहाने लगी। बोली, आप किसी से कहिएगा नहीं, पर असलियत यही है कि शहजादा महल में काम करने वाले एक भिस्ती का लड़का है। मुआ ताज़ा ताज़ा देहात से आया था और मालूम नहीं कि कैसे क्या हुआ। इतना सुनते ही हकीम ने कहा, शुक्रिया, अब और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उसने चुटकी बजाई और इत्मीनान से कहा, बात की बात में मैं अब शहजादे को सेहत पहुंचाता हूं। इसके बाद हकीम ने जितनी दवाएं दी थी सब फेंकवा दी। एक से एक कीमती चीज़ें, हीरा मोती, सोने चांदी के लटके, तरह तरह के नायाब अर्क, सब नावदान के रास्ते निकाल दिए गए। इसके बाद हकीम ने शहजादे की आंखों पर पानी का छींटा मारा और कहा, वे उठ भिस्ती की औलाद। बस चौंक कर शहजादे ने आंखें खोल दी। उसके बाद हकीम ने मैदान में जाकर कौडिल्या के कुछ पौधे उखाड़े और उन्हें पानी में पीस कर शहजादे को पिला दिया। 3 दिन तक इसी तरह कौडिल्या पीकर शहजादा चंगा हो गया। प्रिंसिपल ये किस्सा वैद्य जी की बैठक में सुना रहे थे। मुख्य श्रोता थे रंगनाथ। मुख्य विषय था पंचायत अदालत। किस्सा गोई की मुख्य प्रेरक शक्ति थी भंग। उन्होंने कहा, तो रंगनाथ बाबू, इसको कहते हैं कौडिल्या छाप इंसाफ। देहातियों को ऐसा ही समझ आता है। ओछी नस्ल के आदमी, और क्या चाहिए। चले जाओ पंचायत अदालत में और कौडिल्या छाप इंसाफ करके लौट आओ। और जो बड़े आदमी हैं, वे रईस वईस, हाकिम, हुक्काम जैसी नस्ल के लोग, उनके लिए कीमती इंसाफ चाहिए। घास खोदने वाले सरपंच नहीं, मोटा चश्मा लगाने वाले अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी बोलने वाले जज। तो बड़े आदमियों के लिए जिलों की बड़ी बड़ी अदालतें हैं। जैसी चाहें वैसी अदालत मौजूद है। उनसे भी बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े हाई कोर्ट हैं। सबसे ऊंची नस्ल वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट। किसी ने आंख तरेर कर देख लिया तो उसी से बात सीधे सीधे दिल्ली जाकर एक रिट ठोक दी। कौडिल्या छाप वाला, ओछी नस्ल का आदमी वहाँ एक बार फंस जाए तो समझ लो बैठकर उठ ना पाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शौकीनी सबके बूते की बात है क्या। एक एक वकील करने में 100 रंडी पालने का खर्च है। तभी तो देहातियों के लिए कौडिल्या छाप इंसाफ का इंतजाम हुआ। न हर लगे न फिटकरी, रंग चढ़ा भरपूर। एक खुराक ले लो, बुखार उतर जाएगा। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। वे अचानक अवधि पर उतरे और बोले, जईस पशु तईस बंधना। गांव के बाहर एक चौड़ा मैदान था जो धीरे धीरे ऊसर बनता जा रहा था। अब उसमें घास तक न उगती थी। उसे देखते ही लगता था आचार्य विनोबा भावे को दान के रूप में देने के लिए ये आदर्श जमीन है। और यही हुआ भी। 2 साल पहले इस मैदान का भूदान आंदोलन में दिया गया था। वहाँ से वह दान के रूप में गांव सभा को वापस मिला। फिर गांव सभा ने इसे दान के रूप में प्रधान को दिया। प्रधान ने दान के रूप में इसे पहले अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को दिया और बाद में पता चला कि जो हिस्सा इस तरह गरीबों
और भूमिहीनों को मिला था वह मैदान में मिला न था, वह मैदान में शामिल न था, बल्कि किसी किसान की ज़मीन में पड़ता था। अतः उसे लेकर मुकदमेबाजी हुई और जो अब भी हो रही है, आशा है कि आगे भी होती रहेगी। जो भी हो, भूदान यज्ञ का धुआं इस पूरे मैदान में छाया हुआ था। मैदान में खेत बन गए, जिसका सबूत ये था कि कदम कदम पर मेड़ बांध दी गई और उन पर बबूल की डालें रख दी गईं। खाद बीज आदि चीज़ें के बिना ही सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे इस ज़मीन पर पिछले साल से जोरदार खेती हो रही है। सिर्फ गणित के सहारे ये साबित हो चुका है कि गांव सभा में पिछले साल और सालों की अपेक्षा ज़्यादा अन्न पैदा हुआ। गांव के जानवर उस मैदान को अपनी पुरानी चरागाह समझकर अब भी कभी कभार उधर से निकल जाते थे, पर उनकी इस हरकत के बाद किसानों में गाली गलौज, मारपीट, काजी हाउस, थाना अदालत की शुरुआत हो जाती। इसीलिए धीरे धीरे जानवरों का उस दिशा में प्रवेश निषेध होने लगा। मैदान में अब प्रायः सन्नाटा छाया रहता और अगर आदमी आशावादी हो तो उसे वहां जाते ही लगता था कि इस सन्नाटे में तरक्की का बिगुल बजने ही वाला है। मैदान के एक कोने पर वन संरक्षण, वृक्षारोपण आदि की कुछ योजनाएं भी चालू हो गई थी। वे चली या नहीं, ये बहस की बात है। देखने में इतना जरूर आता कि वहाँ नालियाँ खुदी पड़ी हैं। ये सुनने में आता कि उसमें बबूल के बीज बोए गए थे। यह भी सुनने में आता कि अगर गधे ना होते और पड़ोस के गांव वालों की तरह उद्यमी ना होते तो यहाँ भी ऊसर में बबूलों का जंगल लहरा रहा होता। पर नालियों में बबूल उगे ही नहीं, जो कि मिट्टी की खराबी के कारण हुआ। पूरी योजना से शिवपालगंज को इतना फायदा हुआ कि वे नालियाँ लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के रूप में इस्तेमाल होने लगी और इस तरह जो स्कीम जंगल के लिए बनी थी वह अब घर की हो गई। इस मैदान के दूसरे कोने पर एक बरगद का पेड़ था जो पूरी वीरानगी पर बलात्कार जैसा कर रहा था। उसी के पास एक कुआं था जिसकी जगत पर रंगनाथ अकेला बैठा था। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शंस है। कुछ डॉक्टर उसी में क्राइसिस ऑफ फेथ नाम की एक दूसरी बीमारी भी करीबी से ढूंढ निकालते हैं। ये बीमारी पढ़े लिखे लोगों में आमतौर से उन्हीं को सताती है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं और जो वास्तव में बुद्धि के सहारे नहीं बल्कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के सहारे जीवित रहते हैं, क्योंकि अकेली बुद्धि के सहारे जीना एक नामुमकिन बात है। इस बीमारी में मरीज मानसिक तनाव और निराशावाद के हल्ले में लंबे लंबे वक्तव्य देता है, जोर जोर से बहस करता है, बुद्धिजीवी होने के कारण अपने को बीमार और बीमार होने के कारण अपने को बुद्धिजीवी साबित करता है और अंत में इस बीमारी का अंत कॉफ़ी हाउस की बहसों में, शराब की बोतलों में, आवारा औरतों की बाहों में, सरकारी नौकरी में और कभी कभी आत्महत्या में भी होता है। जिस दिन रंगनाथ ने कॉलेज में मैनेजर का चुनाव देखा, उसे अपने में इस बीमारी का सुबह होने लगा। वैद्य जी को देखते ही अचानक उसे वह दृश्य याद आ जाता है जब प्रिंसिपल साहब चुनाव के बाद बर्छी से बिंधे हुए सूअर की तरह चिचियाते हुए जय जयकार करते कॉलेज से बाहर निकले थे। उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि वैद्य जी के साथ रहते हुए वह डकैतों के किसी गिरोह का सदस्य हो गया है। जब प्रिंसिपल साहब उसके आगे खीसे निपोर कर कोई रोचक किस्सा बयान करते और उनके पास ऐसे किस्सों की कमी नहीं थी, जो उस समय उसे बराबर अनुभव होता रहता कि आदमी किसी भी क्षण झपट कर किसी का भी गला दबोच सकता है। शहर होता तो वह किसी कॉफ़ी हाउस में बैठकर दोस्तों के सामने इस चुनाव पर लंबा चौड़ा व्याख्यान दे डालता, उन्हें बताता कि किस तरह तमंचे के जोर से छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की मैनेजरी हासिल हो गई और मेज पर हाथ पटक कर कहता, जिस मुल्क में इन छोटे छोटे ओहदों के लिए ऐसा किया जाता है, वहाँ बड़े बड़े ओहदों के लिए क्या नहीं किया जाता होगा। ये सब कहकर उपसंहार में अंग्रेजी के 4 गलत सही परंतु जुमले बोलकर वह कॉफ़ी का प्याला खाली कर देता और चैन से महसूस करता कि वह एक बुद्धिजीवी है और प्रजातंत्र के हक में एक बेलौस व्याख्यान देकर 4 निकम्मे आदमियों के आगे अपने दिल का गुबार निकालकर उसने क्राइसिस ऑफ फेथ को दबा लिया है। पर वहाँ शहर न था बल्कि देहात था, जहाँ बकौल रुपन बाबू अपने सगे बाप का भी
भरोसा नहीं, और जहाँ बकौल शनिचर कोई कटी उंगली पर भी मूतने वाला नहीं। इसीलिए रंगनाथ यहाँ अपनी बीमारी को दबा नहीं सका। उसके दिमाग में ये दिन पक्की होती गई कि वह डकैतों के किसी गिरोह में आ गया। उन डकैतों ने कॉलेज पर छापा मारकर उसे लूट लिया और अब वे किसी दूसरी जगह छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी तबीयत अब वैद्य जी को गाली देने के लिए कुलबुलाती रहती, और उससे भी ज़्यादा किसी ऐसे आदमी की तलाश में बुलबुलाती जिसके सामने उन्हें विश्वासपूर्वक गाली दी जा सके। ऐसा साथी कहाँ मिलेगा? खन्ना मास्टर लवाड़िया हैं। अगर उसके सामने कोई बात कह दी गई और दूसरे दिन वह सारे गांव में फैल जाएगी निश्चित ही, और सभी कहने लगेंगे कि वैद्य जी का भांजा अपने मामा को ही गालियां देता है। और देखो, आजकल के पढ़े लिखे लोगों की यही तमीज़ है। मालवीय मास्टर से इस विषय पर बात की जा सकती है, पर वह गुटबंद होते हुए भी सीधा आदमी है और उसके सामने कोई भी बात करने से मज़ा नहीं आता। फिर कौन? रूपन बाबू। रंगनाथ को रूपन बाबू पर कुछ भरोसा था, क्योंकि कभी कभी वे प्रिंसिपल को गालियां देकर कॉलेज के दुर्भाग्य की बात करते थे। उन्हें यह शिकायत थी कि वह पढ़ने लिखने में जाहिल है, पर दुनियादारी में बड़ा उस्ताद है, पक्का तिकड़मी है। उसने पिताजी को फंसाकर इस हालत में डाल दिया कि वह हर काम अपनी इच्छा से करता, और पिताजी समझते हैं कि यह काम उसकी अपनी इच्छा से हुआ। उसने खन्ना मास्टर के साथ काफ़ी ज्यादती की। खन्ना मास्टर लाख बेवकूफ़ हों, फिर भी उन पर इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं। पिताजी की मदद से एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ को मार दे। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे कुएं की जगह पर बैठे हुए रंगनाथ ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज पहली बार उसकी बीमारी उसे तंग नहीं कर रही थी। हुआ यह था कि हिम्मत करके उसने आज रूपन बाबू के सामने अपना आत्म संकट खोल कर रख दिया, और उसने साफ साफ कहा था, मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तमंचे के जोर से मैनेजरी मिल भी गई तो क्या हुआ? चारों तरफ उनकी बदनामी तो हो ही गई। रूपन बाबू ने अपनी डंडा मार यहाँ पर मिसप्रिंट है, शैली में जवाब दिया। देखो दादा, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी जिस रास्ते में हैं उसमें इससे भी आगे कुछ करना पड़ता है। दुश्मन को जैसे भी हो चित्त करना चाहिए। यह न चित्त कर पाएंगे तो खुद चित्त हो जाएंगे, और फिर बैठे चूरन की पुड़िया बांधा करेंगे। कोई टका को भी न पूछेगा। पर इस कॉलेज के बारे में सुधार की ज़रूरत है। प्रिंसिपल हरामी है, दिन रात गुटबंदी की खिचखिच लगाए रहता है। खन्ना मास्टर भी उल्लू के पट्टे हैं, पर वे हरामी नहीं हैं। ये साला उन्हें बहुत दबा चुका है। अब खन्ना मास्टर को उबरना चाहिए। मैंने पिताजी से भी बात की थी, पर वे प्रिंसिपल को नहीं उखाड़ना चाहते। मैंने सोचा कि कुछ दिनों तक हम पिताजी से कुछ न बोलें, सिर्फ धीरे से खन्ना मास्टर को उछाल दें। उससे प्रिंसिपल चित्त हो जाएगा। ये साला बहुत फूल गया, उसका फूटना जरूरी है। एक बार जब चित्त हो जाएगा तो पिताजी भी देख लेंगे कि वह कितना उस्ताद था। रंगनाथ ने इत्मीनान की सांस ली थी। इतना तो निश्चित हो गया कि अब वह रूपन बाबू के सामने इस विषय पर बात कर सकता है। यह भी साफ हो गया कि रूपन बाबू के साथ वह खन्ना मास्टर से हमदर्दी दिखा सकता है, गिरे हुए को उबार सकता है, फूले हुए को फोड़ सकता है। संक्षेप में, अन्याय के मुकाबले सीधा न सही दुबक कर ही खड़ा होकर वह पहले जैसी सेहत हासिल कर सकता है। उससे लगभग 1 फलांग की दूरी पर रूपन बाबू एक पेड़ के सहारे काफ़ी देर से बैठे हुए अपने पेट की अंदरूनी सफाई कर रहे थे। अपनी इस निजी समस्या को सार्वजनिक ढंग से निपटाकर जब वे खड़े हुए तो रंगनाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रूपन बाबू जब उसकी तरफ नहीं आए तो वही उनकी ओर चल दिया। प्रधान बनने के पहले जरूरी था कि सनीचर जनता को बता दे कि देखो भाइयों, मैं भी किसी से कम तिकड़मी नहीं हूँ, और भला आदमी समझकर मुझे वोट देने से इनकार न कर बैठना। वह गांव में कोई ऊंचा काम करके दिखाना चाहता था। उसने रंगनाथ से सुना था कि चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कहीं न कहीं का रुपया किसी न किसी तरकीब से ठेलों पर लाद कर ले जाते हैं और जनहित के नाम पर उसे नाली में फेंक देते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास रात दरबारी का 17वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।